प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपसे एक अद्भुत और अद्वितीय व्यक्ति से परिचय कराने वाला हूँ और इनकी कुंडली आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सरकार से जुड़ करके सरकार का लाभ कितना मिलने वाला है, एक सामान्य व्यक्ति की तो नहीं ये कुंडली हो सकती है। यह निश्चित रूप से किसी विशेष और विशेषतया पद से विभूषित व्यक्ति की ही कुंडली हो सकती है। ये मैं आपके सामने जो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा। कई बार कुछ सीमाएं होती हैं अपने काम करने के, पर ये व्यक्ति जो है वो एक ऐसे पद पे विभूषित है जो बड़ा ही प्रतिष्ठित होता है और जो बड़ा ही सम्मानजनक है, और जिसके बारे में हम कभी भी सोचेंगे और सुनेंगे, जब उनका नाम हमारे जिह्वा पे आए तो साक्षात सभी के जो है वो मस्तक उनके चरणों में झुक जाते हैं। ये ऐसे पद पे विभूषित है, नाम नहीं बताऊंगा। आइए विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम में आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली की प्लेसमेंट बता देता हूँ। लग्न में शनि बैठे हैं, वक्री हैं, 1 डिग्री 48 कला के। लग्न 9 डिग्री 14 कला का है। ये दोनों अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। इसका मतलब शनि जब अश्विनी नक्षत्र के बैठते हो और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो तो ये व्यक्ति को सरकार से और व्यक्ति को धर्म से और व्यक्ति को अनुभव से, व्यक्ति को दिमाग लगा करके धन कमाने से, व्यक्ति के पास ऐसे कई प्रकार के लोगों से लाभ के संकेत दे देते हैं। ये पहला काम जो यहाँ से हो रहा है। और ये अगर यही शनि वक्री हो हैं और 1 डिग्री पे बैठे, मैं ये कुंडली बिल्कुल ही आराम से देखने वाला हूँ। आप कहीं न जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। तो मैंने ये बात कही कि अगर ये शनि 1 डिग्री पे बैठे हैं, अगर ये 20 डिग्री से ऊपर होते तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते, पर ये थोड़े से शिफ्ट करेंगे। इसके कारण कई बार इसमें मशक्क़त बढ़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है। मशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद और काफ़ी जीवन के एक वक्त के गुजर जाने के बाद व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलते धीरे धीरे देखी जाती है। सरकार से, लोगों से, प्रतिष्ठित जन से और पदस्थ अधिकारियों से व्यक्ति के संबंध हमेशा ही सम्मानजनक ही रहते हैं, और व्यक्ति पे किसी के द्वारा लांछन भी लगाया जाता है या किसी के द्वारा आरोपित भी, या व्यक्ति स्वयं आरोप से गढ़ा हुआ होता है, या आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी जीवन में देखना पड़ता है। ये विशेषतया शनि की दशा में तो नहीं, पर हाँ इसके बाद बुध की दशाओं में कई बार वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से हमें बुध की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, या नहीं तो एक अवस्था 2030 के अगस्त से 35 के दिसंबर तक थोड़ी बहुत परेशानी का एक सबब बन सकती है। हमें उस समय सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो मैंने गुरु और शनि की बात करी, जहां व्यक्ति स्वयं सरकार से तो नहीं जुड़ा होता है, लेकिन सरकारी अधिकारी, सरकार के पदस्थ अधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, आप अपने सरकारी पद के बारे में, आप किसी भी उच्चतम पद के बारे में कल्पना कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं सबका पूजक होता है और पूजनीय होता है। अब आप विचार कर लीजिए अपने हिसाब से, कोई भी एक पद, एक कोई भी ऐसे जो है वो सम्मानजनक पद के बारे में अपना विचार रख सकते हैं। ये एक ऐसे ही व्यक्ति की कुंडली है। दूसरे नंबर पे धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बनते हैं शुक्र। वो जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं 5 नंबर की राशि में। गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। लग्न में ही नीच के शनि, जिनका नीच भंग मंगल ने करा है, पर वो स्वयं नीच के हैं। इस वजह से व्यक्ति के संबंध पिता से कई बार थोड़े कमजोर होते हैं। उसके स्वयं के संतति से कई बार संबंध जो होते हैं वो थोड़े विवादास्पद होते हैं, और कई बार वो भवन, वाहन आदि के सुख से कई बार वंचित होता है, या मशक्कत या मेहनत करने के बाद उसको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये मंगल यहाँ नीच के होने से माता का स्वास्थ्य, माता के घर से दूरी या मातृ पक्ष से कमजोरी देखने को मिलेंगी। व्यक्ति को कई बार
थोड़ी थोड़ी मानसिक चिंता हमेशा कोई ना कोई बनी रहती है। और एक लेवल पे आप जा करके इसको और भी नज़दीक से समझते हैं, आश्लेषा नक्षत्र में 20 डिग्री पे बैठे होने से और राहु से दृष्ट होने से ये प्रभाव ये दिखाने लगेंगे कि व्यक्ति अपने लोगों को, जो उसके निकटस्थ लोग हैं, उनके बारे में चिंता करके उनको धन से परिपूरित करने की बात को लेकर के हमेशा ही उसके जीवन में छोटी मोटी चिंताएं बनी रहेंगी। मतलब ये जो दिमाग में प्रत्येक दिन की चिंता है, ये मंगल करा रहे हैं। ये 20 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं से वो धन ला देते हैं और कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था और जुगाड़ कर देते हैं। पर वस्तुतः व्यक्ति के पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। इस वजह से जो है वो एक चिंता लगी रहेगी कि कहाँ से लाया जाए और कैसे व्यवस्था बनाई जाए। व्यक्ति स्वयं के लिए उसके पास कोई आवश्यकता की कोई विधि और कोई विशेष बल की आवश्यकता नहीं है, पर वो जहाँ भी जाता है सभी लोगों से, सैनिकों से, राजकीय लोगों से, पदस्थ अधिकारियों से जो है वो सम्मानित, विभूषित, और वो स्वयं भी दूसरों को सम्मानित करते हुए कई बार देखा जाता है। बड़े लोग, बड़े अधिकारी, बड़ा जन समुदाय, इन सबको संबोधित करने का बड़ा ही कई बार और जीवन में बड़े लेवल पे पुरस्कृत होने का योग भी दिखा जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति विद्वत परिषद के द्वारा, इसके साथ ही व्यक्ति जो है वो विभिन्न निकायों के द्वारा, जो बिल्कुल ही श्रेष्ठतम होती हैं और बिल्कुल ही प्रतिष्ठित होती हैं, ये दोनों ही ग्रह केंद्र में आकर के जातक को डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी और साथ ही साथ राजनीतिक लोगों के द्वारा संपर्क साधने में आसानी और बड़ा ही सुलभता से सबका ये लाभ दिलवा देते हैं। ये शनि और मंगल अगर केंद्र में नहीं बैठे होते तो निस्संदेह, अगर ये नीच के नहीं होते तो और भी ये कुंडली मजबूत हो सकती थी। पर एक बात और भी कहूंगा कि चूंकि केंद्र में पापक ग्रह अगर होते हैं तो उनका शुभ प्रभाव बढ़ जाता है और पापक प्रभाव कमजोर हो जाता है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र में शुभ ग्रह का बैठना उसके शुभ प्रभावों को कमजोर कर देता है, तटस्थ कर देता है। अगर अशुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठे हों तो तटस्थ हो जाते हैं, न तो वो पापक परिणाम दे पाते हैं, न तो वो शुभ परिणाम दे पाते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका पापक और उनका शुभग होना बराबर हो जाता है। अब वो ना तो पापक रह जाते हैं और ना तो शुभग रह जाते हैं। क्लियर है? धन भाव के अधिपति के बारे में चर्चा कर रहा था। धन भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना शुक्र का, और शुभग्रह होकर के चतुर्थ भाव में बैठेंगे अपने भाव से, तो ये अच्छी बात होगी। वहां वो 28 डिग्री के हैं, नीचे हैं। अब जरा विचार करिए, इस चीज को ऐसे समझते हैं। चतुर्थ भाव में दिग्बली ग्रह कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और वो शुक्र 28 डिग्री पे हैं जिसपे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, विशेषतया शनि और मंगल का। जिस भाव का जो ग्रह कारक हो, अगर उस भाव के कारक ग्रह, या जब हम संपत्ति की बात करें, जैसे चल अचल संपत्ति की बात करें, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख को अगर हम देखते हैं, तो इन सब के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमें शुक्र और शनि मंगल को जरूर देखना चाहिए। आप जब विचार करेंगे तो इनकी कुंडली में शुक्र का संबंध डायरेक्टली न तो शनि से बन रहा है और न तो मंगल से बन रहा है। इस कारण से व्यक्ति को कई बार परेशानियों में उलझना पड़ता है। वो स्वयं के भवन का सुख कई बार कम भोग पाता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में जब चतुर्थ भाव के मंगल नीच के हो जाएंगे तो आसपास के लोगों पे भरोसा करने से थोड़ा बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा भरोसे से युक्त हो जाना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। कई बार अपने ही लोग नुकसान के कारण बन जाते हैं और धोखा दे जाते हैं, इस वजह से कि कई बार लोग आपके पद का गलत लाभ भी उठा सकते हैं और कई बार आपको बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना भी पड़ता है। अलग बात है कि व्यक्ति को विशेष असर नहीं पड़ता या वो फिर भी एकदम बिल्कुल ही शांत चित्त होकर के, दत्तचित्त होकर के अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसके पास बाहर का बल बड़ा अच्छा होता है, जैसे कि मैं सरकार के बल से कह सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है सरकार के लिए, समाज के लिए, प्रतिष्ठित लोगों के लिए, सोशल स्टेटस के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, और क्योंकि पिता भाव के अधिपति नीच के हैं, असर पिता का है, माता का भी है, थोड़े थोड़े कमजोरीपन से व्यक्ति को निर्वासित होना पड़ता है।
अपने जन्म स्थान और मूल जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है। जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठेंगे तो निस्संदेह चतुर्थ भाव के मंगल बिल्कुल ही नल एंड वॉइड होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। इस कारण से व्यक्ति का मेंटल पीस, घर की सुख समृद्धि, पति पत्नी का दाम्पत्य का सुख, ये सब टोटल के टोटल जो है वो नीचे जाते हैं, कमजोर होते हैं, परेशान होते हैं और कई बार उनका संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। ये इस कुंडली की एक अद्भुत बात हो सकती है। मंगल की दृष्टि यहां के लिए सामान्य है, मतलब इसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, या फिर कई बार व्यक्ति को यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। उसको ये चिंता हमेशा ही खाई रहेगी कि मुझे कैसे दैनिक जीवन में खर्च इकट्ठे करने हैं। ये मंगल की तुला पे जो दृष्टि जा रही है, ये इसी के कारण हो रहा है। मंगल की उच्च दृष्टि व्यक्ति को सरकार से हमेशा ही लाभ और अधिकारी और पदाधिकारियों से हमेशा ही सम्मानजनक स्थिति में ले जाकर के प्रतिष्ठित कर देता है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का लाभ, कई बार अपने बड़े भाई का बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिल पाता, पर व्यक्ति स्वयं जो है वो कई बार अपने से बड़ों को सत्कार देता रहता है और उनके नज़र में, उनके दृष्टि में एक बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में संपन्न होता है। अब मैं एक बात और कहता हूँ, मैं बार बार धन पे आ रहा हूँ और बार बार भटक जा रहा हूँ। धन भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना अपने भाव से शुभग्रह होकर के, और वहाँ पे जो है वो गुरु तो अस्त होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो 20 डिग्री के हैं और सूर्य जो है वो 10 डिग्री के हैं। तो गुरु का प्रभाव अस्त होने से कई बार हमें अपनी विलक्षणता का, या कई बार हमें सही और गलत के ज्ञान का बोध देर से होता है, या कई बार हम उसमें भेद नहीं लगा पाते। ऐसी स्थितियां भी कई बार दिखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे अगर गुरु अस्त हो जाएं, नीच के हो जाएं, या फिर कई प्रकार के ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाता है, तो ये यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में थोड़े बहुत डिसबैलेंस के योग बना देते हैं। यहाँ पे चतुर्ग्रही योग जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनेगा, जहाँ पे सूर्य 10, गुरु 20, बुध 27 और शुक्र 28, यानी कि बुध और शुक्र का प्रभाव यहाँ पे थोड़ा कमजोर होगा। जहाँ बुध उच्चाभिलाषी होंगे वहीं शुक्र नीचाभिलाषी होंगे। अब मैंने वो बात जो कही थी कि जब भाव का कारक या भाव में जो दिग्बली ग्रह है, चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं शुक्र, और यहाँ नीच के मंगल बैठ करके इस भाव को कर रहे हैं खराब। और चतुर्थ भाव के दिग्बली ग्रह शुक्र की स्थिति आप देख रहे हैं कि वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस कारण से कि जब चतुर्थ का कारक या चतुर्थ का अधिपति या चतुर्थ भाव में जो ग्रह दिग्बली होता है, अगर वो कमजोर होंगे तो निस्संदेह थोड़ी सी कमजोरी हो जाएगी सुख, समृद्धि और मेंटल स्टैब्लिशमेंट को लेकर के। क्योंकि चतुर्थ भाव पहले से इस कुंडली का सबसे खराब अगर कोई भाव बनेगा तो वो चतुर्थ भाव बनेगा। इस कुंडली पे जहाँ से दिक्कत हो सकती है वो सबसे ज़्यादा चतुर्थ भाव पे होती है, क्योंकि उस भाव में जिस ग्रह की उच्च राशि बनी है वो स्वयं अस्त होकर के गुरु बैठे हैं। इस भाव में जो ग्रह दिग्बली होता है वो स्वयं नीचाभिलाषी हो रहा है। इस भाव के एक दूसरे कारक ग्रह, जहाँ पे चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ स्थान में कारक होते हैं या दिग्बलत्व को प्राप्त करते हैं, वो दोनों ही इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। यानी कि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का जो प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्रमा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक बन रहे हैं शुक्ल पक्ष के द्वितीया या तृतीया तिथि के अधिपति बन करके, आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होंगे। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में ये भाव के जो अधिपति हैं वो चंद्रमा, देखिए शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव में है। यहीं पे नीच के मंगल के बैठ जाने से ये भाव कमजोर, और इस भाव के अधिपति का छठे भाव में जाने से सरकार से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ, और कचहरी, कोर्ट आदि के मामले में व्यक्ति को कभी भी किसी से परेशान होने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस पर राहु की दृष्टि अगर है तो थोड़ी बहुत वो व्यक्ति को पचड़े में डालता जरूर है, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस भाव के अधिपति बुध जो है वो गुरु, शुक्र और सूर्य जैसे ग्रह के साथ हैं, तो उनके पास एक बल रहेगा जहां व्यक्ति कई बार आराम से ही वहां से यूं निकल जाता है। दूसरे नंबर पे अगर एक बात करें तो यहाँ पे जब पंचम भाव की चर्चा होगी तो वहां पे 4 ग्रहों का बैठना, धनेश का अपने भाव से चतुर्थ भाव में जाना, धन का कोई जो है वो कमजोरी कभी भी ना रहे, पर गुरु वहां अस्त हैं, धन के कारक अस्त होते हैं, तो विलक्षणता की कमजोरी जरूर देखी जाती है, अपने प्रभावों में कई बार कमजोरी जरूर देखी जाती है जब आप किसी से उसी पद की तुलना करते हैं तब। तीसरे नंबर पे अगर सूर्य और गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और
धर्म के बारे में विचार करने वाला, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाला, मोरल वैल्यू को जागृत रखने वाला, अपने पद को प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न बना करके उसकी गरिमा से युक्त होकर के जीवन को जीने वाला, लोगों को आकृष्ट करने वाला और हमेशा ही सर्वांगीण विचारधारा का होता है। वो कभी भी उसके कोई भी काम, कोई भी कार्य हो सकता है कि एक लेवल पे आकर के उसके अंतर्मन में कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व उसको जरूर ही परेशान करते हों, आर्थिक दृष्टिकोण जरूर ही परेशानी का कारण बनते हों, पर वस्तुतः वो एक प्रतिष्ठा के प्राप्त होने के लिए हमेशा ही उसकी मेहनत जारी रखती है। वो कभी भी अपने क्षेत्र को क्विट नहीं करता है, बाहर नहीं निकलता है। उसमें लगातार उसकी जो मंशा होती है वो उस क्षेत्र को, वो उस गद्दी को, वो उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए होती है और व्यक्ति सफल भी होता है। एक चीज और है जो यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगा कि इनकी कुंडली में सोमवार का जन्म व्यक्ति को पुरोधा बनाता है और प्रतिष्ठापन्न बनाता है। शांतचित्त होकर के व्यक्ति अपना सारा काम यूं करके निकल जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। दक्षिणायन भाद्रपद में जन्मे होने के साथ भद्र पुरुष और आत्मबल की कभी कभी कमजोरी, डर अलग से माहौल पैदा करता है यह दक्षिणायन के होने के कारण। और कई बार व्यक्ति के विश्वसनीयता पे भी दारो मदार जो होता है, कई बार विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े होते हैं। और कई बार व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूपों को सामने से किसी को नहीं दिखाता है जो वास्तव में वो होता है। ये बात, कई बार व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूपों को छुपा जाता है और इसमें वो कई बार सफल भी होता है। कई बार उसके वास्तविक स्वरूप को कोई समझ नहीं पाए या दुनिया जान नहीं पाती है, जिसमें कि व्यक्ति को कई बार सफल होते देखा जाता है। वो इतनी निकटता से जाकर के अपनी बात रख देता है, इतनी प्रखरता से अपनी बात, मतलब आपके अंदर ये गुण है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी है और ये उपस्थित है आपके पास, जिस पे काम करने की आवश्यकता से आप अपने आप को और भी ज्यादा सफल करार करवा सकते हैं। व्यक्ति इतनी धारदार बात कर ले, इतनी प्रखरता से अपनी बात कर ले, इतनी चालबाजी से अपनी बात कर ले, इतनी रहस्यमयी तरीके से अपने काम को जो है वो अंजाम दे देता है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती। व्यक्ति के पास इस चीज में पारंगतता बहुत ही मजबूती से देख रहा हूं। एक बात और कहूंगा, शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण दैनिक जीवन बाधाओं से युक्त होता है। निर्माण जो होता है जीवन का, वो होता तो आरंभ से है, आरंभ से ही व्यक्ति जो होता है वो कि कई प्रतिष्ठित लोगों से मिल जाता है और आरंभ से ही उसके जीवन का लक्ष्य बड़ा ही उच्चतम होता है। वो छोटे लक्ष्यों के पीछे कभी भी नहीं भागता है। पुत्र का प्रेम, पिता का प्रेम, पत्नी का प्रेम, भाई का प्रेम, ये सब थोड़े 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 नहीं बल्कि बहुत 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 ज्यादा कम है। इन सब चीजों में आपके सुख की स्थिति कमजोर है और मैं समझता हूं कि ये बनी रहेगी। तीसरे नंबर पे हस्त नक्षत्र, शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा कमजोर, इस वजह से डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है। इस बात को लेकर के कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना तो मैं महसूस करता हूं कि ये धन कहाँ से आए, ये व्यवस्था कैसे बने, ये चीज कैसे चलाई जाए, ये तंत्र कैसे चलेगा, मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, मन में एक अजीब सा डर है उसे कैसे हटाया जाए, निश्चिंतता कैसे जीवन में लाई जाए। तो ये सब कुछ चीजें कई बार महादशाओं के कारण भी बनती है, लेकिन इन सबके पीछे जो मूल जो उद्देश्य जो मूल जो चीज जो रीजन है वो काम करती है कि व्यक्ति के पास गुरुत्व कम है या गुरु अस्त है। ये दूसरे नंबर पे आएगी। पर जो चिंता भविष्य को लेकर के या भविष्य को जानने को लेकर के या अपने लाभ को लेकर के या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के है, जो संशय दिमाग में उत्पन्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे मूल कारण चंद्रमा का पापक होना, मंगल का नीच का होना, गुरु का अस्त होना और लग्न में शनि के नीच होने का कोई भी प्रभाव नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा, ये नहीं कह सकता। वो नीच के भी हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि वो व्यवस्थित हैं और ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे का तर्क है। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि जन्म कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि बनी हो और उसमें कोई पापक ग्रह बैठा हो तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा बलशाली और व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही, मतलब आप विचार नहीं कर सकते कि ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। आप विचार ही नहीं कर सकते कि इस खाली शनि के यहां बैठ जाने से कितनी ज्यादा प्रसन्नता जातक को मिल सकती है। जीवन में जितनी भी चीजें मिल रही हैं वो इसी नीच के शनि के कारण होती है।
उसके पीछे का सिद्धांत कि जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति लग्न में बैठे और लग्नेश चतुर्थ में बैठे, कोई संबंध नहीं है दोनों का। अगर वही शनि घूम फिर करके अगर यही मंगल यहां बैठे होते तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती। फिर ना तो ये पद मिलता, फिर ना तो ये प्रतिष्ठा। अब फिर लोग कहते कि लग्नेश तो उच्च के हो जाते, पर व्यक्ति फिर जो है वो एक छोटे से पद की गरिमा को बनाए रखने में ही हमेशा जद्दोजहद में लगा रहता, और ना तो वो ऊंचे पद को प्राप्त कर पाता और ना ही प्रतिष्ठापन्न हो पाता। जहां जब भी व्यक्ति, ये ऐसे व्यक्ति हैं, जब व्यक्ति कहीं जाए तो साक्षात आपको मैं क्या कहूं, पर आप उस राज्य के सर्वोत्तम पद को स्वीकार कर लो, वो व्यक्ति भी साक्षात इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा ही है। तो ये चीजें भी देखने को मिल रही। शुभ योग में जन्मे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गरकरण, वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण सब में सामान्यतया संतुलन बना करके रखना, अपने अंदर की कमजोरी कभी भी प्रकट ना होने देना। एक आडंबर भी है जो कि कभी बाहर नहीं निकलता है, एक क्रोध भी है जो कभी भी सामने से दिखता नहीं है, एक राजनीति भी है जो कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहता जातक। और मैं एक ऐसे मैं एक जो है वो, हालांकि ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित है, पर एक ज्योतिषी होने के नाते मैं ये सारी चीजें ऐसे बता रहा हूं कि इन सब चीजों पे व्यक्ति की अद्भुत पकड़ होती है। मतलब जो ये भगवान हैं उन पे इनकी जबरदस्त पकड़ है, क्योंकि गुरु और सूर्य इतना ज्यादा व्यक्ति को मोरल वैल्यू में जागृत करके स्थापित कर देते हैं कि कोई भी कभी भी उस पे किसी भी तरीके से संदेह का दृष्टिकोण रख ही नहीं सकता है। ये स्वयं एक बहुत ही विलक्षण बात हो जाती है, जहां व्यक्ति प्रतिभा संपन्न, प्रतिष्ठा से संपन्न और बिल्कुल ही पद से संपन्न, गरिमा से संपन्न और यथोचित सत्कार से संपन्न होता है। संस्कार से युक्त और श्रेणीबद्ध तरीके से किस तरीके से अपने जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग पे लेके जाना है, ये हमेशा ही बातें चलती रहती हैं। मैंने बात कही थी कि सप्तम भाव पे मंगल की तुला राशि पे दृष्टि जो पड़ेगी वो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक दिन को प्रभावित करने के लिए काफी है, जहां व्यक्ति के प्रत्येक दिन को भी वो अनुशासित नहीं होने देती है, अनुशासन में नहीं रहने देती है। जबकि वो ऐसी स्थितियां कि यहाँ पे जब गुरु बुध सूर्य का प्रभाव रहेगा तो सही और गलत में भेद करने में कई बार व्यक्ति से गलती हो जाती है। कई बार उसके निकटस्थ कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बिल्कुल ही उसको सहयोग नहीं देना चाहते, पर फिर भी वो सामने से देने की मंशा से आते हैं, हालांकि उनका कोई विस्तृत सपोर्ट नहीं मिलता है। गलत लोगों के संपर्क में भी कई बार व्यक्ति आए और उसके कारण उसकी ऊर्जा का क्षरण हो, इस बात पर भी हमें विचार करने की और मंथन करने की आवश्यकता है। तीसरे भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना और वो जन्म अपने भाव से तृतीयस्थ जाना, और छठे भाव के अधिपति होकर के विद्या में, बुद्धि में, बल में, विलक्षणता में, साहस में, इन सब चीजों में कमजोरी नहीं है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने प्रतिभा से और व्यक्ति अपने पराक्रम से, व्यक्ति अपने सस्टेन करने के बल से, व्यक्ति जो है वो अपने साहस के बल पे अपने यश को प्राप्त कर लेता है और निस्संदेह अपने लक्ष्य को पुनर्जीवित कर लेता है और उसको प्राप्त कर लेता है। जो चीज जिस पर किसी का भी दिमाग और किसी का भी ध्यान नहीं है, उस चीज को देखने की शक्ति ये बुध यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के साथ बैठे होने से उनके पास अच्छाई और बुराई दोनों देखने की शक्ति पैदा होगी। अगर वही गुरु थोड़े और भी बढ़िया बैठे होते, अस्त नहीं होते, डिग्री में थोड़े 18 डिग्री के हो जाते, तो वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाते। कमजोर नहीं होते तो कम से कम वहां पर उनका प्रभाव बढ़ जाता। जो पंचम भाव होता है वो यश का होता है, कीर्ति का होता है, सम्मान का होता है, पद का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, दिमाग लगा करके सुख भोगने का होता है, चंचलता का होता है, विकलता का नहीं होता, स्थिरता का होता है, चंचलता का नहीं होता, गंभीरता का होता है। वहां व्यक्ति अपने दिमाग का संपूर्ण जो है वो एक इतनी मजबूत स्थिति में होता है कि जहां उसके पीठ पे एक बहुत बड़ा जो है वो लोंदा रखा हुआ है, जिसपे उसको पार करने के, जो दरिया पार करने का एक जो है वो उसके पास क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी होती है और उसको निभाना भी पड़ता है। कई बार इसको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, और ये सारी चीजें जो होती हैं वो व्यक्ति को पूरी करनी होती हैं। और क्योंकि कई बार उस पद के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है, इस वजह से भी कई बार ऐसा भगवत कृपा से उनको ऐसा काम करने को मिल जाता है
ये गुरु और सूर्य और बुध और शुक्र जो पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बने हैं, हालांकि मैंने कई बार बहुत सारी कुंडलियों में ये बात कही है कि किसी भी एक भाव पे बहुत सारे ग्रहों का जब प्रभाव पड़ जाता है तो आप उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक व्यक्ति जो है वो झुलस रहा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से तितर बितर हो रहा है। कई बार यही प्रभाव कि मुझे वो मान, मुझे वो सम्मान, जो मुझे मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरा यश है, जो मेरा प्रभाव है, वो बना रहेगा, वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इस पे व्यक्ति मंथन जब करता है तो अपने आप को पिछड़ा हुआ सा महसूस करता है और कई बार उस पर और भी दोगुनी ऊर्जा उसकी खपत होती है। ये मैं गारंटी के साथ ये बात कर सकता हूं। आप जब इसी तथ्य को और भी ज्यादा निकटता से ग्रहण करने का अध्ययन करेंगे तो सूर्य मघा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा भद्रता से और एकदम एक ऐसे बृहद आकार का शरीर दे देते हैं, एक जबरदस्त दिव्य छटा का व्यक्ति बना देते हैं, जो व्यक्ति को और व्यक्ति के आभा मंडल को बहुत ही ज्यादा एकदम बृहद बना देते हैं, बृहद आकार का बना देते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं जब खड़ा हो जाए तो उसके सामने कोई भी नतमस्तक होने को मजबूर हो जाए। यह सूर्य के कारण हुआ है, क्योंकि मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, जिसके पास आपके पास भले ज्ञान हो ना हो, आपके पास भले अनुभव हो ना हो, आपके पास भले किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान ना हो, पर फिर भी सामने वाले को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा या आपके प्रभावों से वो एहसास ये नहीं कर पाएगा कि आपके पास वो नहीं है। जैसे कई बार होता है कि गुरु जी का ध्यान कई बार होता था, मुझे लबरा कहते थे, मुझे गुरु जी लबरा कहते थे, क्योंकि मैं लब लब बोल देता था और सवाल पूछने से पहले जब जैसे ही सवाल कई बार बोलते थे तो मैं पट से बोल दिया करता था। हालांकि कई बार वो चीज़ें गलत भी हो जाती थी तो मुझे वो पहले चुप करा देते थे कि तू नहीं बोलेगा, तो मैं नहीं बोलता था। लेकिन ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ कि जब उन्होंने कोई सवाल पूछे, कोई श्लोक पूछे, कोई अर्थ पूछे, कोई मंत्र पूछे, मुझे उसके अर्थ नहीं पता होते थे, पर फिर भी मैं इस मामले में कई बार बच जाता था क्योंकि मुझे पता नहीं होता था और उनको ये बात शायद उसमें वो कई बार पीछे छूट जाते थे, उनको लगता था कि मुझे ये पता है और इस वजह से कई बार मैं बच जाता था, क्योंकि वो पहले ही मुझे मना कर चुके होते थे कि तुम्हें बोलना नहीं है। मैं बच जाता था और वास्तव में जो है वो बाद में मुझे पता चलता था कि ये तो मुझे पता ही नहीं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे इस तरीके का व्यक्ति के साथ कई बार होता है कि कई बार आपको इस वजह से भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप बहुत ही जानकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके होते हैं। ज्ञान, बुद्धि और जो ज्ञान की परंपरा है, विशुद्ध विलक्षण प्रतिभा का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के अंदर समाहित है, जो कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा में पन्न बना देती है। ये बहुत अच्छी बात है। गुरु यहाँ पे जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये शुक्र का नक्षत्र होता है और वो गुरु 20 डिग्री के हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति शुक्र अगर जन्म कुंडली में वहीं बैठे रहेंगे तो व्यक्ति के पास एक अलग तरीके का अनूठापन और दिव्य अनुभव का, मंत्रों का, शास्त्रों का मर्मज्ञ होता है और कई प्रकार के ज्ञान का धारण करता होता है। वहीं बुध 27 डिग्री के उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, जिसकी स्थिति में सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में वहीं बैठे हैं। यानी कि सूर्य, बुध और गुरु का जो अद्भुत संयोग होगा वो जातक को कई तरीके से बहुत ही निकटता से धर्म को समझने का, बहुत ही नजदीक से पुराणों को समझने का, बहुत ही नजदीक से उपनिषदों को समझने का, बहुत ही नजदीक से गीता जी को समझने का, बहुत ही नजदीक से रामायण को समझने का, रामचरितमानस को समझने का अवसर प्रदान करेंगे। और यहाँ पे व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक भी होता है। यहाँ पे व्यक्ति के पास हर तरीके का ज्ञान जो है वो गुह्य से गुह्य चीज़ों का मंथन करने वाला हो जाता है। वहीं अगर शुक्र की बात अगर करेंगे तो शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य वहीं बैठे हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज होगा। अब इस मामले में कंफ्यूजन कई बार बढ़ेगी कि ये ठीक है कि ये ठीक है, इसको पकड़ूं कि इसको पकड़ूं। अब यहाँ पे जब कभी भी समाज में जब कभी भी जीवन में आपके साथ कभी कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी तो मैं समझता हूं कि उसमें ये सूर्य और शुक्र के कारण हो। और यहाँ पे इतने सारे ग्रह जब बैठेंगे तो आप जब कैटेगराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे इतने ग्रहों में सबसे बेहतरीन जो ग्रह बैठा हुआ है वो मैं जहां तक समझ रहा हूं उसमें गुरु नहीं है, शुक्र भी नहीं होंगे, बुध भी नहीं होंगे, यहाँ पे सूर्य ही सबसे ज्यादा प्रबल होंगे, क्योंकि वस्तुतः वो उनकी राशि है। कालपुरुष की कुंडली में वहां पे 5 नंबर बनती है, वो वहां बैठे हैं, दिव्य अलौकिक जो है वो
भूपृष्ठ व्यक्ति को दे देंगे और एक लेवल पे आने के बाद, एक टाइम पे आने के बाद व्यक्ति को सारी चीज़ें मिलते देख रहा हूँ। हालांकि उसमें मेहनत बाकी होती है। वो वक्त 2023 का अक्टूबर हो सकता है जहाँ, या फिर एक वक्त जो है वो जन्म कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर 2026 भी होते देख रहा हूँ, जहाँ पे व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों से लबालब भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। चंद्रमा और केतु का ग्रहण जो छठे भाव में लगा हुआ है वो 13 और 16 डिग्री का है। ये टाइट कंजंक्शन का ग्रहण है। इस कुंडली की सबसे भारी समस्या में से एक जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे ग्रहण, पहले नंबर पे मंगल का नीच का होना। मंगल कभी भी, मैंने ये बात कई बार कही है कार्यक्रम में, कि अगर जन्म कुंडली में मंगल लग्नेश बनते हो और वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं होते और वो परेशानी के कारण बनते हैं, जहाँ व्यक्ति को कई बार वो निर्वासित कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं और दूसरे कई लोगों से नुकसान का जो है वो संकेत मिलता है या फिर उठाना पड़ता है। चंद्रमा और केतु के ग्रहण के कारण आप जब विचार करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो है वो दोनों डिग्री में बैठे हैं, 13 और 16 के दोनों हस्त में बैठे हैं। चंद्रमा पापग्रह हो रहे हैं। इस कारण से हमें माता का, हमारी जो इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, हमारा जो संताप होता है, हमारा जो प्रभाव होता है, हमारा जो दिव्य अलौकिक जो प्रभाव है, हमारा इमोशन है, जो हम कनेक्शन कई बार नहीं बना पाते, या कई बार हमारा जो प्रभाव होता है वो सामने वाले को एक स्मूथ या फिर एक बहुत ही ज़्यादा कोमल या बहुत ही ज़्यादा जो है वो एकदम बिल्कुल नहीं नर्चर वाला नहीं देता है। वहाँ पे कई बार व्यक्ति सामने वाले के दृष्टि में वो थोड़ा कठोर साबित हो जाता है, या उसकी कठोर छवि बन जाती है, या थोड़ा कड़वा बन जाता है। ऐसा होता है। हालांकि वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पर कई बार उसको ये करना पड़ता है, या फिर कई बार परिस्थितिवशात उसमें वो चीज़ें हो जाती हैं जिसका बाद में पश्चाताप भी होता है। व्यक्ति प्रेम करे पर कभी किसी को बताया नहीं। व्यक्ति जो है वो प्राप्त करना चाहता है पर मांगता नहीं है। उसके अतिरिक्त एक यहाँ पे नेगेटिव ये भी होगा कि मन जो है वो हमेशा ही विचलित रहता है, जिसको शांत करने के लिए अभी शनि की दशा है, 2035 तक लाजवर्त धारण करने की बात होती है। क्योंकि शनि की दशा में मैं समझता हूँ कि हालांकि एक बड़ी अद्भुत बात ये भी है कि ये शनि यहाँ पे नीच के हैं और यहाँ भी वो शनि जो है वो नीच के ही हैं, और यहाँ पे भी शनि नीच के ही हैं। ऐसी अवस्था बहुत, मैंने जो बात कही थी वो उसी कारण से कही थी कि ये शनि जो है यहाँ पे बड़े ही अच्छे और विलक्षणता का प्रभाव देंगे। हर जगह शनि जब नीच के हों, मैंने एक कुंडली देखी थी कनाडा की, वो गुजरात के व्यक्ति थे, बड़े ही धनाढ़ थे, और उस कुंडली का मैंने कई बार जिक्र भी करा है अपने कार्यक्रम में। वो व्यक्ति जिसको कि यहाँ पे लांछन लगा दिया जाता है और उसको भगा दिया जाता है, सरकारी इंजीनियर है गुजरात का, उसको भगा दिया जाता है, उसके बाद फिर वो कनाडा चला जाता है किसी तरीके से, वहाँ जा करके जो है वो वहाँ पे तेल और पेट्रोलियम सेक्टर में महारत हासिल करता है। 2 विला अपने उसके विथ स्विमिंग पूल, 23 मर्सिडीज का मालिक, और मत पूछो कितने धन का अंबार, वो सब वो खड़ी करता है। और उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई थी तो उसने मुझसे सीधी सी बातें पूछी थी, पंडित जी मेरी कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है? मैंने कहा खराब की तो बात नहीं कहूँगा, पर आपकी कुंडली में सबसे अच्छा जो है वो शनि बैठा है। जैसे कि इनकी कुंडली में शनि हर जगह अच्छे बैठे हैं, जिसे मैं कई गुना तक और कई हद तक, हद से भी ज्यादा बढ़ करके जो दे रहा है वो शनि ही दे रहा है। और इसी दशा काल में व्यक्ति के समस्त मनवांछित कृत्य और समस्त मनवांछित जो प्रभाव हैं वो विकसित होंगे और उसमें लाभ भी मिलेगा। ये चीजें मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ता हूं तो दाम्पत्य का सुख थोड़ा कमजोर है और वो ना के बराबर है। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता है। हालांकि पुरातात्विक लक्षण और पुरातात्विक विधि का, कानून का, न्याय का, समुद्र का, शिक्षा का, ज्योतिष का, इन सब चीज़ों का भी व्यक्ति जानकार होता है, पर थोड़ा कम। नवम भाव के अधिपति पंचम में बैठे पूर्वजों का, पितरों का, भगवान का, ईश्वर का, धर्म का, अध्यात्म का, पुराणों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, इन सब का आशीर्वाद व्यक्ति के पास रहता है, जिसके ही दम पे व्यक्ति की गति आगे बढ़ती जाती है। दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे नीच के हैं, वक्री हैं, थोड़े अच्छे भी हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि पाप ग्रहों का वक्री होना थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है। एकादशवें भाव के अधिपति भी हैं, वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, पर फिर भी वो जितना आपको दिए हैं वो बहुत ज़्यादा है और बहुत है, अभी और भी आगे मिलने के संकेत बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा काल आपके जीवन में भी चल रहा है, जिस पे हमें आराम से बढ़ने की आवश्यकता है, अपने लक्ष्य को
केंद्र बिंदु बना करके। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु हैं, वो पंचम में आकर के आपके प्रभावों को क्षुब्ध कर रहे हैं, आपके व्यय को बढ़ा रहे हैं, आपके क्रिएटिविटी को नजर लगा रहे हैं, आपके कई बार गुरुत्व के आकर्षण को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि वो अस्त हो रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जब नवांश कुंडली में आप बात करते हैं तो 3 घर खाली, इसका मतलब है कि लग्नेश लग्न को देखते हैं तो विवाह तो व्यक्ति का हो, शुक्र के साथ हो तो दाम्पत्य में कोई भी कमजोरी ना हो, पर यहाँ के ठीक पीछे राहु नीच के और यहाँ के ठीक पीछे मंगल उच्च के, ये राहु और मंगल का योग, और यहाँ पंचम भाव में अकेले गुरु एक संततिवान बना देते हैं, जो पुत्र अपने बल पे जातक का जो है वो नाम और यश फैलाता है। मैं यहाँ पे एक बात और भी कहूंगा कि यहाँ जो पंचम भाव बना है वो इनकी कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छा बना है। यहाँ भी पंचम भाव जो बना हुआ है वो व्यक्ति के पुत्र को या व्यक्ति के संतति को या आने वाली जो संततियां होती हैं, जो भी संतति हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन करने वाली होती है। इसकी भी मैं गारंटी से इस बात की जो है वो बात कह सकता हूं, क्योंकि पंचम के गुरु हर जगह अगर बैठे हों तो संतति का लाभ तो देते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्ति की संतति अपने बल पे आगे बढ़ती है, उसको कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना तो वो किसी के सपोर्ट की मोहताज होती है। यहाँ पे ये गुरु यही करवा रहे हैं। वो क्रिएटिव होता है, उसके पास दिव्य तकनीक का ज्ञान होता है, क्योंकि गुरु चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे होने के कारण वो व्यक्ति जो इनकी संतति है वो थोड़ा हो सकता है कि अलग हो, अतर हो, इतर माइंडसेट का हो, अलग तरीके से अलग दृष्टिकोण को लेकर के चलने वाला हो, और निस्संदेह वो तुला का है तो थोड़ा स्वार्थी होगा, थोड़ा इगोइस्टिक होगा, उसके अपने काम होंगे जिसमें वो उलझा रहेगा। ये तुला के होने के कारण ही ये संकेत मिलेंगे। वहीं दशमांश कुंडली में गुरु राहु और शनि का यहाँ बैठना, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में कुंभ का है और जिसके अधिपति नीच के हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति के पास मेंटल जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही अद्भुत होगी, क्योंकि गुरु अगर अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे तो व्यक्ति धर्म से, अध्यात्म से जुड़ा होता है और चिंतन करता है, प्रबुद्ध होता है, और मजबूती उसके पास कभी भी कमजोर नहीं होती है। लोगों से लाभ हो, लोगों को लाभ हो, और लोगों के द्वारा व्यक्ति को लाभ पहुंचता भी और मिलता भी। 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे, सूर्य विलक्षण प्रतिभा, ये तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ भी सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी गुरु यहाँ बैठे हैं। यहाँ भी गुरु का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में आप जब देखेंगे तो 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ पे, और 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे, और कई बार उसके बाद यहाँ पे। तो ये तीनों ही दृष्टियों में व्यक्ति को बाहर आना जाना हमेशा ही जीवन में लगा रहे, कर्म क्षेत्र को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे व्यक्ति को धन देते रहेंगे, जितनी यात्रा उतना धन, उतना ही पहचान और उतना ही पुरस्कार। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ेगी तो व्यक्ति को कई बार व्यापारिक सोच बनाना पड़ता है, ये बात भी होती है। वहीं पे अगर देखें तो सूर्य का यहाँ बैठना कई बार दाम्पत्य चिंताजनक होता है और कई बार उसमें शिकायत होती है। चंद्रमा और केतु का ग्रहण, इसका सुख नहीं मिलता, सही सुख से हटना पड़ता है या दूर जाना पड़ता है, ये बातें भी दिख रही हैं। पर ये मंगल और राहु का प्रभाव ये ठीक नहीं था, इस वजह से कई बार डेली बेसिस के इनकम पे व्यक्ति का फोकस होता है और उसको वो लेकर के हमेशा ही जद्दोजहद में रखता है। ये एक आम बात होगी जिसपे बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ, और ये ग्रंथ की भी बात है। मैंने ये जो फलादेश किया है ये वस्तुतः किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं किया है, किसी प्रभाव से युक्त होकर के नहीं किया है, और जो भी चीज़ें बताई हैं वो वस्तुतः प्रैक्टिकल जो मैंने कुंडलियों पे घटित होते देखे हैं, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मेरे गुरुजी के द्वारा दिए गए हैं, उससे प्रभावित होकर के करा है। वो ये आपको फलादेश आप मैंने जो भी करे हैं वो किसी भी कुंडली में, किसी भी ग्रंथों में देखने को नहीं मिले, और ना ही वो उससे प्रभावित है। ये मेरे अपने हैं और ये मेरे अपने ही हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पंचम के गुरु हैं तो ये कर देंगे, पंचम के गुरु हैं। मैं उस तरीके के फलादेश में ना तो भरोसा करता हूँ और ना तो मैं उधर जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इतनी बात कहूँगा कि ग्रह चतुर्मुखी, चतुर्भुज और जो है वो प्रभावी होते हैं, चतुरस्त्र होते हैं, और निश्चित रूप से व्यक्ति के पास बहुमुखी प्रतिभा का धनवान होना बना हुआ है, इसमें कभी भी कोई संशय वाली बात नहीं है। राहु का 12वें जाना व्यक्ति को घसीटी करवाता है, कष्ट देता है, पेचीदा मामलों में फंसाता है, दिक्कत में रखता है, और कई बार बड़े लोगों से अचीवमेंट भी दिलाता है, और कई बार बड़े लोगों से प्रतिष्ठा का मालिक भी बनवाता है। ये चीज़ें आपकी कुंडली में दिखने को मिल रही हैं। अभी शनि की दशा है, 2035 के दिसंबर तक चुपचाप काम करते रहने की आवश्यकता है, बिना इधर उधर झांके और बिना इधर उधर उलट पलट किए चुपचाप आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
मैं अब क्या बताऊं, कुंडली अच्छी है और बहुत बेहतरीन है। इस कुंडली में 2 कमजोरी मुझे दिखी, एक मंगल, यहाँ पे चंद्रमा केतु का ग्रहण। मजबूती, लग्न में शनि, यहाँ पे शनि 1 नंबर में, यहाँ भी शनि 1 नंबर में, और गुरु का यहाँ बैठना, सूर्य का यहाँ बैठना। व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव ये सब जरूर प्राप्त करता है, और तभी उसी के बल पे व्यक्ति इतना आगे पहुंचा हुआ है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप मेरे गुरु तुल्य हैं, पितृ तुल्य हैं। आपके आशीष और आशीर्वाद की आवश्यकता मुझे हमेशा पड़ती रहनी चाहिए और हमेशा होती ही रहेगी। अगर कुछ भी मैंने इधर उधर कुछ अपनी छोटी सी जबान से, अपने किसी भी तरीके से, अपने अल्हड़पन में या फिर बालकपन में अगर कोई भी ऐसा बोध या किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा तो मुझे बिल्कुल नहीं, छोटा बच्चा समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ कि मुझे बड़ा ही आनंद मिल रहा है कि साक्षात जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली मेरे पास आई और आती रहती हैं जिसे मैं भुला नहीं समाता, और मुझे बड़ा ही अतिरेक की स्थिति में ले जाकर के वो प्रतिष्ठित कर देते हैं। खुद के ही नज़रों में मेरे जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, और बहुत बहुत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।